अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कल हम लोगों ने अल्लामा इकबाल की नज़्म पूरी की थी, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। तो आज मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा तारुफ जो है उसके पॉइंट्स लिखवाऊंगी, ताकि आप लोगों ने जब तशरीह करनी है, मुझे आप लोग जब तशरीह करके भेजें तो इसमें ये अल्लामा इकबाल का तारुफ भी आपने बीच में ऐड करना है, ठीक है। तभी आपके 500 to 600 वर्ड्स आपके कंप्लीट होंगे। तो अल्लामा इकबाल का तारुफ मैं आपको लिखवाऊंगी तो नहीं यहाँ पे, वैसे तो मैं बच्चों को नोट्स जो है वो लिखवाती हूँ ताकि उनकी राइटिंग स्पीड भी तेज हो, उनकी इमला की गलतियां भी ठीक हों, जो नहीं उनको लफ्ज आता उनको बोर्ड पे लिखवाती हूँ। लेकिन अभी मैं इस वक्त आपको पॉइंट्स लिख रही हूँ बोर्ड पे। आप लोग बोर्ड पे से पॉइंट्स जो अपनी कॉपी पे उतारते जाएं और बाद में उसको एक पैराग्राफ की सूरत में आपने तकरीबन 100 and 120 वर्ड्स, 100 से 120 अल्फाज तक आपने इसका ये तारुफ बना के लिखना है, ठीक है। तो बोर्ड पे अभी आप अपने पास कॉपी और पेंसिल ले आए, जब तक मैं बोर्ड प्रिपेयर करती हूँ और फिर मैं अल्लामा इकबाल के तारुफ के पॉइंट्स आपको बोर्ड पे लिख दूंगी और उस पॉइंट्स को लेकर आपने पूरा एक पैराग्राफ बनाना है 120 अल्फाज का, ठीक है। अपनी कॉपी पेंसिल ले आए आप लोग। आज 13 अगस्त है। ठीक है जी, आपका ये तारुफ है अल्लामा इकबाल का। ठीक है जी, अल्लामा इकबाल का आपका ये इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। अल्लामा इकबाल जैसे आप सबको पता है कि सियालकोट में पैदा हुए, 9 नवंबर को पैदा हुआ। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे इसका लिखेंगे, 9 पैदाइश का, 9 नवंबर 1877 सियालकोट, ठीक है। बल्कि आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 नवंबर आप लिखें, ठीक है। 9 नवंबर सियालकोट। ये आपने एक लाइन बना के लिखनी है, ठीक है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को सियालकोट में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में एमए किया, बाद में इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मनी से फलसफा में पीएचडी की डिग्री। अब आपने पहले उनकी पैदाइश का जिक्र किया, अब बाद में आपने उनकी एजुकेशन का जिक्र करना है, ठीक है। इब्तदाई तालीम सियालकोट, उसके बाद लाहौर से फलसफा में एमए, ठीक है जी। उसके बाद इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री, इंग्लिस्तान से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, ठीक है। और जर्मनी से फलसफा में पीएचडी की थी, ठीक है। ये तो हो गई उनकी पैदाइश और उनकी जो इब्तदाई जो उनकी एजुकेशन थी, और बाद में उन्होंने पीएचडी किसमें की थी, ये सारा उसमें। तो ये आपने पैराग्राफ की सूरत में पॉइंट्स को बना के लिखना है। ये आपको आना चाहिए कि आपने इसको कैसे पैराग्राफ में बनाया। मैंने आपको पॉइंट्स जो है लिख दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है उनकी शायरी और अमली जो जिंदगी में उनकी जद्दोजहद है, उसके बारे में हम लोग अगर लिखेंगे। शायरी, अल्लामा इकबाल की शायरी जद्दोजहद और अमली जिंदगी का पैगाम दिया, यानी कि उनकी जो शायरी का मकसद क्या है, जद्दोजहद और अमली जिंदगी। यानी अब आके यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे। शायरी में जद्दोजहद और अमली जिंदगी, अमली जिंदगी गुजारने का पैगाम है, ठीक है। अल्लामा इकबाल की शायरी में फलसफाए खुदी,
अरूज पर है। उन्होंने उम्मते मुस्लिमा को मिसाली जिंदगी और मिसाली किरदार अपनाने का दर्स दिया। ठीक है, इनका शायरी का जो महवर है, जैसे मैंने बताया कि फलसफा खुदी, यानी शायरी का महवर आप कर लें। शायरी का महवर क्या है? फलसफा खुदी, यानी कि उनकी सारी शायरी फलसफा खुदी के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने आपको तशरीह में भी बताया था कि खुदी का फलसफा अल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत स्ट्रांग है। उनकी ज्यादातर जो अशार हैं, जो उनकी ज्यादातर जो नज़में हैं, वो खुदी के जज्बे या खुदी का फलसफा जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो शायरी में उनकी जदोजहद है और अमली जिंदगी गुजारने का पाया, यानी कि आपने जिंदगी गुजारने के असूल उन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को गुजारना है, किन पैमानों पे, किन रास्तों पे, किन सतूर पे आपने अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी है। शायरी का महवर क्या है? फलसफा खुदी है, यानी कि उनका जो मकसद है शायरी का वो खुदी के फलसफे के गिर्द घूमता है। उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने मिसाली जिंदगी और मिसाली किरदार अपनाने का दर्ज दिया। वो मर्द मोमिन की शक्ल में हमारे सामने एक सच्चे और पक्के मुकम्मल मुसलमान की तस्वीर पेश करते हैं। उम्मत मुस्लिमा को मिसाली किरदार अपनाने का दर्स दिया। ठीक है, मर्द मोमिन की, ये मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, पूरी डिटेल नहीं लिख रही, आपने इसको डिटेल में खुद लिखना है। मर्द मोमिन की सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश की। ठीक है, मर्द मोमिन की उन्होंने सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश की और उम्मत मुस्लिमा को मर्द मोमिन की खसूसियात अपनाने का दर्स देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसको किस तरह पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ठीक है, दर्स देते हैं। इनकी शोहरा आफाक नज़्मों शिकवा और जवाब शिकवा में उन्होंने मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने की तरगीब दी। अगर आपको नजर आ रहा है यहां से तो शिकवा जवाब शिकवा, मशहूर नज़में। ठीक है, शिकवा और जवाब शिकवा उन्होंने उनकी मशहूर नज़में हैं जिसमें उन्होंने क्या दर्स दिया था, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने पर जोर दिया। ठीक है जी, अभी आप लोग जल्दी से ये लिख लें ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। फिर ये आपने पैदाइश लिखी उनकी सियालकोट, 9 नवंबर, इब्तदाई तालीम सियालकोट में उन्होंने पहले हासिल की, जो कि अर्ली एजुकेशन होती है आपकी, मैट्रिक तक मरे कॉलेज से वो पढ़े थे। फिर फलसफा में लाहौर से एमए किया, इंग्लिस्तान से फिर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और जर्मनी से फलसफा में पीएचडी की। ये तो उनकी जो है वो जाती जिंदगी के बारे में हो गया। आगे था शायरी के बारे में। अब उनकी शायरी का मकसद क्या है? उनकी शायरी का महवर फलसफा खुदी है और जद्दोजहद उनकी शायरी में हमें नुमाया नजर आती है कि मुसलमानों को जद्दोजहद करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने अपनी नज्म में भी देखा है कि अल्लामा इकबाल ने किस तरह से लोगों को, वो कहते हैं ना, कोशिशें पहम की जजा दे। ठीक है, यानी कि मुसलसल कोशिश करते रहना, जद्दोजहद करते रहना, अमली जिंदगी गुजारने का पैगाम कि आपने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, किन बुनियादों पे गुजारनी है। मिसाली किरदार अपनाने का दर्ज दिया उम्मत मुस्लिमा को। मर्द मोमिन की सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश की। अल्लामा इकबाल की आपको नज़्म एक मशहूर याद होगी, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। तो ये मर्द मोमिन की सच्ची, ये तो एक नज़्म है, बहुत सारी नज़में आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें उन्होंने मर्द मोमिन की शान बयान की है, मर्द मोमिन की जो सच्ची तस्वीर है वो हमारे सामने पेश की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मशहूर नज़मों शिकवा और जवाब शिकवा में मुसलमानों को उनका जो खोया हुआ मकाम है, बेसिकली अल्लामा इकबाल मुसलमानों के अरूज से वाकिफ थे। जो तारीख में मुसलमानों का अरूज था, अल्लामा इकबाल उससे वाकिफ थे और वो चाहते थे कि वो अपना वो खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें। वो मुसलमानों को ख्वाब गफलत की नींद से जगाना चाहते थे,
वो चाहते थे कि मुसलमान जो कि गफलत में डूबे हुए हैं वो जाग जाएं और अपने असल मुकाम को पहचाने जो कि अल्लाह ने उनके लिए तरतीब दिया है। ठीक है जी, मैं ये अब रेज कर रही हूँ अगले पॉइंट्स लिखने के लिए। अल्लामा इकबाल ने गजलें भी लिखी, लेकिन उनका असल मैदान जो था वो नज्म गोई था। न गजलें अल्लामा इकबाल वो जैसे होते हैं ना, गालिब गजल का शायर है, मीर तकी मीर गजल के शायर हैं, और मीर दर्द जो है वो गजल के शायर हैं, मोमिन जो है वो गजल के शायर हैं। तो अल्लामा इकबाल ने भी गजलें लिखी, लेकिन ये नज्म के मैदान में जो इनको एक अरूज हासिल हुआ और जो इनकी असल ताकत थी जो वो सामने आई थी नज्मों के मैदान में, वो तस्वुरे पाकिस्तान के खालिक हैं। ये भी एक पॉइंट बीच में आएगा। तस्वुरे पाकिस्तान क्या मतलब? पाकिस्तान का उन्होंने ख्वाब देखा था। आज हम जिस आजाद मुल्क में परवान चढ़े, आपको पता है कि आपको शायद नहीं इस चीज के बारे में पता होगा, या हो सकता है आपको आइडिया हो कि जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान के बारे में, उनको ख्वाब में आया था उनको, तो अल्लाह ताला ने ही एक इशारा जिसे आप कह सकते हैं कि वो दिया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तब कायदे आजम के जहन में वहमो गुमान में भी कहीं दूर दूर तक ये चीज नहीं थी पाकिस्तान के बारे में। कायदे आजम जो थे तब लंदन में थे, वो अपनी एजुकेशन वहां पे हासिल करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तब अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम को स्पेशली वहां से बुलाया कि आप यहाँ पे आए और मुसलमानों के लिए लड़ें। पहले तो कायदे आजम ने इनकार कर दिया, लेकिन अल्लामा इकबाल के इसरार पे कायदे आजम जो थे वो वापस हिंदुस्तान पहुंचे, और उन्होंने फिर अल्लामा इकबाल ने उनको अपना ख्वाब सुनाया और उनको बताया कि इस तरह से मुझे हुआ, तो आप मुसलमानों के लिए जो है लड़े, एक अलहदा वतन का जो है वो करें। तो बेसिकली ये जो क्रेडिट जाता है वो कायदे आजम की तो अनथक कोशिशें उनकी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। आगे है जी, इनकी शायरी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को रूहानी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम किया। मैं लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि जब मैं पॉइंट लिखूं तो ये लाइन आपके जहन में हो और आप इस लाइन को देखते हुए नोट्स पे बनाए। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को रूहानी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम किया। ठीक है जी, एक ये पॉइंट हो गया इसका। आगे है जी, अब ये तो उनकी शायरी के बारे में हो गई। डिटेल हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि तारुफ लिखना बेसिकली हमारा असल मकसद नहीं है। तारुफ तो एक इंट्रोडक्शन होता है, तो असल चीज हमारी वो जो तशरीह होती है उसमें हमने अपने वर्ड ज्यादा, तो आप इसको 120 वर्ड्स तक रखें। आगे आएगा जी इनके कलाम में। अब कलाम के बारे में हम जिक्र करेंगे कि उनकी कौन कौन सी बुक्स थी, उनके कौन कौन से दीवान थे। उनके उर्दू कलाम में बांगेदरा, ये मैं रेज कर देती हूँ ताकि सिर्फ कलाम के बारे में ही हम लिखें। अगर आपने ये लिख लिया हो, एक तरफ मैं उर्दू कलाम लिखूंगी और एक तरफ फारसी कलाम लिखूंगी। उर्दू कलाम में है जी उनका बांगेदरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और अरमगाने हिजाज। ये हो गया उनका उर्दू कलाम। जबकि फारसी कलाम में उनकी कौन कौन सी हैं जी? इसरारे खुदी, रमूजे बेखुदी, असरारे खुदी और रमूजे बेखुदी। ये खुदी के जो फलसफा है उसी पे है उनका फारसी कलाम। और ये असरारे खुदी और रमूजे बेखुदी फारसी के शेरी मजमूए। हमारे निसाब में शामिल की नज़मों में अल्लामा इकबाल का फन अपने अरूज पर नजर आता है। ठीक है, ये हो गया इसका
इंट्रोडक्शन। अच्छा, उर्दू कलाम में बांगे दिरा है, ज़रबे कलीम है, बाले जिब्रील है और अरमगाने हिजाज़ है। ये चारों किताबों के नाम हैं जो कि उनके उर्दू में है। ये भी अपना अरूज इसमें अल्लामा इकबाल की शायरी का जो है वो आपको नजर आता है, लेकिन चूंकि फारसी तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो जो समझते हैं फारसी को और जो फारसी में जिन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ा, वो कहते हैं कि इनका असल जो रंग है, जो असल कमाल है, वो आपको फारसी की शायरी में नजर आता है। इसरार खुदी क्या होता है? इसरार होता है राज, खुदी के राज, खुदी। और रमूज, रमूजे बेखुदी, यानी खुदी और बेखुदी के जज्बात को उन्होंने जो है वो बयान किया हुआ है अपने फारसी कलाम में। और उर्दू कलाम में वो तो जाहिर है हम में से काफी लोगों ने काफी नज़में इनकी पढ़ी हुई है, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और मगा। ये किताबों के नाम आपने याद करनी है और ये लाजमी आपने अपने इनके तारुफ में लिखनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है जो भी उस शायर का आप तारुफ लिख रहे हैं उसके कलाम के बारे में आपने लिखना है कि इसकी कौन कौन सी बुक्स हैं या कौन कौन सी नज़में हैं जो कि मशहूर हैं और जिनके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल का तारुफ था। ये मैंने पॉइंट्स आपको लिख दिए, साथ साथ मैंने आपको पढ़ के भी बताया है कि आपने किस तरीके से इसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब इन पॉइंट्स को आपने पैराग्राफ की सूरत में लिख के तो फिर मुझे इसके आगे तशरीह जो है वो सेंड करनी है। यानी पहले तारुफ होगा और फिर आपकी तशरीह जो है वो उसके आगे आएगी। वो वाली जो आपकी नज्म थी जो मैंने आपको कल करवाई है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। ठीक है, तो ये आपने, ये आपका एक कंप्लीट 500 to 600 वर्ड्स का आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा जो कि 25 नंबर का होगा। फिर आपको इसको पूरे 25 नंबर जो मिलेंगे, वो 25 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज आप लोगों का इस वीक का लास्ट लेक्चर था, तो आप जो मैंने आपको वर्कशीट दी है आप उसको काइंडली करके तो मुझे सबमिट कराएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।